हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर अगर आप किसी भी क्लास का कंटेंट पढ़ते हैं, अगर आप यहाँ पे किसी भी क्लास का कंटेंट एक्सेस करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए और उसके बाद फिर आपसे ये बोला जाए कि बचे हुए के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना होगा, कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा या फिर कोई फीस पे करना होगी। ऐसा नहीं होगा। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। किसी भी क्लास का कंटेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी टीचर का कंटेंट हो, सब कुछ आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी परिस्थिति में आपकी शिक्षा दीक्षा ना रुके और आप तक हर हालत में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी नोट पर हम लोग आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टर्म 2 के हमारे एग्जामिनेशंस बहुत करीब हैं, आने वाले हैं, और उसी से रिलेटेड सीबीएसई ने अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहने वाला है, उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और साथ ही साथ उसके सैंपल मॉडल आंसर्स वगैरह भी जो हैं रिलीज किए हैं। यानी कि हमको ये पता चलता है इन पर्टिकुलर सैंपल पेपर से कि टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर किस तरीके के फॉर्मेट का रहने वाला है। साथ ही साथ सीबीएसई ये भी बता रही है कि हम लोग किस तरीके के आंसर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग लिखो। तो आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, हम लोग सीबीएसई के द्वारा जो ये सैंपल पेपर्स इशू किए गए हैं, इसमें जो हिस्ट्री क्लास 12 का जो सैंपल पेपर इशू किया गया है, हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो सैंपल पेपर है उसकी बॉडी है, किस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के आंसर जो हैं हमको लिखने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, और ये सारी चीजें करने का जो ध्येय है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आप लोग किस तरीके से अपना जो स्कोर है उसे मैक्सिमाइज कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें, बढ़िया मार्क्स वगैरह जो हैं आप लोग अपने इस पेपर में ला सकें। तो आज का जो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से देखना है और इससे जितना हो सके उतना एक्सट्रैक्ट करिए। फिर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को किसी तरीके का कोई डाउट वगैरह ना रहे, बट फिर भी अगर कोई इश्यूज वगैरह आते हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस भी जो हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका आपको फिर जवाब दूंगा। बट इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक चीज को हम लोगों को जो है बहुत गहराइयों के साथ में बहुत ध्यान से देखना है ताकि हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से ज़्यादा हम लोग एग्जामिनेशन किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं उस पर्टिकुलर माइंडसेट को बनाने में हमारी मदद हो सके और हम लोग अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में जाके हम बेहतर से बेहतर जो है हमारे पेपर में कर सकें। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पन्ना जो हमें हमारे क्वेश्चन पेपर का देखने को मिलना है एज पर सीबीएसई का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, वो है आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस का। पहले हम लोग इस जनरल इंस्ट्रक्शंस के जो पेपर का जो पेज है उसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं थोड़ा सा, उससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर उन क्वेश्चंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 टू 2022 के सेशन के लिए टर्म 2 क्लास 12 हिस्ट्री कोड 27। चलें ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का कोड डाला हुआ है, कौन से टर्म का पेपर है, कौन सी क्लास का है वो बता दिया। टाइम आपने को 2 घंटे मिलने वाले हैं, तो 120 मिनट जो हैं इनमें अपने को अपना पेपर वगैरह अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, सेक्शन ए बी सी एंड डी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको यहाँ इस जो क्वेश्चन पेपर या जो प्रश्न पत्र अभी हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसमें आपको 4 सेक्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। 4 सेक्शंस में ये क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइडेड है और इन 4 सेक्शंस को में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो चारों सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड्स। अब आपका जो सेक्शन ए है इसमें आपको 4 सवाल देखने को मिलने वाले हैं। सेक्शन ए जो रहेगा इसमें आपको 4 सवाल देखने को मिलेंगे और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब यह है कि आपको इनको 80 वर्ड्स के अंदर अंदर जो है लिखकर खत्म करना है। दूसरे शब्दों में मैं इसको ये कह सकता हूं, मैक्स टू मैक्स आपको इसमें 7 से 8 लाइनें जो हैं, 7 या 8 लाइनों के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन वगैरह करके खत्म करना है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेगा, जो शॉर्ट आंसर टाइप की कैटेगरी में आने वाला है, उसमें आप कोई बहुत ज्यादा लिखे 2 3 4 पन्ने भरने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपने क्या करना है, मैक्स टू मैक्स आपको 7 ज्यादा से ज्यादा 8 लाइनों के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह करके
खत्म करने हैं। हर एक क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 4 सवाल हैं, तो इस सेक्शन से आपको 12 नंबर मिलेंगे। और किसी भी सवाल में आपको 7, ज्यादा से ज्यादा 8 और एट मैक्स अगर देखा जाए तो 9 लाइनें, इससे ज्यादा 10 लाइनें भी नहीं लिखनी है। एट मैक्स आपको 8 या 9 लाइनों के अंदर अंदर जो है इन चारों क्वेश्चंस को खत्म करना है। अब आता है आपका अगला सेक्शन बी। सेक्शन बी 5 to 7 में आपके जो क्वेश्चंस हैं 5 to 7 आएंगे, यानी कि 5, 6, 7 3 सवाल इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और सबके जो है 6-6 नंबर हैं, यानी कि ये सेक्शन जो है उसमें 18 नंबर आपको मिलने वाले हैं। यहां पर 4 सवालों के कुल मिला के आपको 12 नंबर मिलने थे सेक्शन ए में। सेक्शन बी जो है इसमें आपको 3 सवाल जो हैं इनके आपको कुल मिलाकर 18 नंबर मिलेंगे, क्योंकि हर एक जो सवाल है उसके 6-6 नंबर है। अब इन क्वेश्चंस का जो आंसर है ये 150 से लेके 200 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको करना है। 150 to 200 वर्ड्स का मतलब ये होता है 1 से लेके 1.5 पन्ने के अंदर अंदर आपको इस क्वेश्चन को लिखकर खत्म करना है। मैक्स टू मैक्स आपको 15 लाइनें जो है 15 से 17 लाइनें या 18 लाइनों के अंदर अंदर आपको इस पर्टिकुलर सवाल का जो है जवाब देना है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, यहां पर भी 2, 4, 8, 10 पन्ने भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेक्शन बी का क्वेश्चन करना है जिसको 150 to 200 वर्ड्स के अंदर करना है, या फिर इस तरह से बोलूं कि जो 6 नंबर का जो सवाल आपका आ रहा है, मैक्स टू मैक्स कितना करना है, इसमें मैक्स टू मैक्स आपको 15 लाइनें जो हैं इससे ज्यादा नहीं भरनी, या फिर 1 से लेकर 1.5 पन्ने के अंदर अंदर आपको इस पर्टिकुलर सवाल को करके खत्म करना है। तीसरा जो सेक्शन है इसमें आपको 2 सवाल देखने को मिलेंगे, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी कि पहले आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कोई एक पर्टिकुलर केस आपको बताया जाएगा। उस पर्टिकुलर पैराग्राफ या उस पर्टिकुलर केस को स्टडी करने के बाद में फिर आपको उसके ऊपर सवालों का जवाब देना है, और हर एक सवाल जो है उसके 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और इन 4 मार्क्स के जो सवाल हैं इनमें फिर आपके सब पार्ट्स होंगे, यानी कि हो सकता है आपके एक एक नंबर के 3-4 सवाल पूछ लिए जाएं, इस तरीके से जो भी है। मगर कुल अभी उसको हम लोग आगे देखेंगे भी, मगर आपको 2 सवाल केस बेस्ड देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस का फिर आपने जवाब देना है। चलें जी आगे देखते हैं सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें 2 मार्क्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क का रहने वाला है। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन कैसा रहेगा, मैप के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसमें हमको मैप वगैरह जो है उसके ऊपर या तो कोई चीज पॉइंट आउट करनी है, या फिर पहले से कोई पॉइंटेड आउट चीज है तो उसके बारे में फिर हमसे कुछ पूछा जाएगा, उसका हमको जवाब देना है। इसका भी जो क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है सैंपल पेपर में वो भी हम लोग देखेंगे, और उसको फिर कैसे डील किया जाना है वो भी हम लोग देखेंगे। आगे ये लोग कहते हैं देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस। अब ओवरऑल आपको ये जितने सवाल हैं वो सारे के सारे करने हैं। 1 से लेके 4 तक आपका जो सेक्शन ए है इसके सवाल भी आपने करने हैं। सेक्शन बी में 5 से लेके 7 तक के सवाल भी आपने करने हैं। सेक्शन सी में 8 एंड 9 भी आपको करना है, और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 करना है। मतलब आप ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन इनमें छोड़कर आ सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। मगर ये जरूर है कि कई क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। जैसे लेट्स से 1 to 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 उठा लिया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 ऑप्शंस दे दिए कि ये वाला कर दो या फिर ये वाला कर दो, इस तरह से इंटरनल चॉइस मिल गया। लेट्स से यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल दिया गया कि यार ये 2 क्वेश्चंस हैं, या तो ये वाला कर दो या फिर ये वाला कर दो, जो भी आप करना चाहो क्वेश्चन नंबर 7 में से। तो इस तरीके से आपको एक इंटरनल चॉइस मिल गई। यही इंटरनल चॉइस आपको कहीं और भी देखने को मिल सकती है, मगर आपको ओवरऑल जो है सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसमें आपको कोई और इसमें कोई ऐसा चॉइस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। आगे ये लोग बोलते हैं In addition to this, separate instructions are given with each section and question wherever necessary. अब इतने इंस्ट्रक्शंस के अलावा अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको अलग से कुछ एडिशनल सेपरेट इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, तो वो एडिशनल सेपरेट इंस्ट्रक्शंस भी आपको दिए गए हैं, जहां जहां पर जरूरत समझी गई है, जहां जहां पर उनको नेसेसरी माना गया है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह से समझ में आती हैं कि कुल मिलाकर आपको 10 सवाल करने पड़ेंगे और 10 के 10 करना पड़ेंगे, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। सबसे पहले के जो आपके 4 सवाल हैं शॉर्ट आंसर टाइप के रहने वाले हैं, 3-3 नंबर के, कुल मिला के आपको 12 नंबर वहां से मिलने हैं। उसके बाद के आपके जो 3 सवाल हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप रहने वाले हैं, 18 नंबर के। ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहने वाला है, सबसे ज्यादा नंबर जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन को अलॉट किए गए हैं। उसके बाद में आपको 2 पैराग्राफ पूछे जाएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह हैं, एंड देन आपको फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो करने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपका बनाया गया है। 10 सवाल आएंगे और 40 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। चले, तो ये तो आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग उनके आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं।
तो सब अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस के बाद ये आ गया आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए कुल मिला के आपके 4 सवाल और हर एक सवाल जो है उसके 3 नंबर, तो 4 3 12, 12 नंबर यहां पे आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम, ये पहले ही लिखा हुआ है। अब इसमें जो 4 सवाल है उसमें सबसे पहला सवाल आ गया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब ये जो सवाल है, पहली चीज तो ये कि आया कहां से है, तो ये सवाल हमारे टर्म 2 का जो सिलेबस है उसके आखिरी चैप्टर, या फिर यूं कहना चाहिए कि जो आपकी थीम नंबर 15 है उसमें से पूछा गया है। जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके हमने जो चैप्टर पढ़ा है, जिसके वीडियोस वगैरह सारे अपलोडेड है, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने देख रखे होंगे। अगर नहीं देख रखे हैं तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप लोग जाके उन वीडियोस को देखें। उसको देखने के बाद में फिर आपको ऐसा अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर, तो ये क्वेश्चन जो आया है ये आपका डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये सवाल आया है आपका थीम नंबर 15 से। अब जिस व्यक्ति ने थीम नंबर 15 का जो हमारा लेक्चर देखा है उसको इस सवाल का जवाब देने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस तरह से सवाल का जवाब देना है उसके बारे में भी बातचीत करूंगा, मगर ये सवाल जो है थीम नंबर 15 से आ गया। चले, अब ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। अगर आपने ये सवाल छोड़ा तो फिर आपके 3 नंबर चले जाएंगे। अगर मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, इसमें आपके पास में कोई चॉइस नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। Critically analyze, question number 2, critically analyze the 5th report which was submitted to British Parliament in 1813। क्रिटिकली आप ये एनालाइज करके बताइए, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में 5th रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसके बारे में आप क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह करिए। और उसमें ही दूसरा आपको ऑप्शन दिया है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर ये वाला कर दीजिए, एग्जामिन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टुवर्ड्स पहाड़ियाज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अगर ये नहीं करने का मन है या आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो इसमें फिर आपको ऑप्शन है कि पहाड़ियों के प्रति 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके की पॉलिसीज को अपनाया था, चलो एक काम करो, आप उनको एनालिसिस करके बता दो, ये वाला सवाल करो या ये वाला सवाल करो, सब आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। मगर यहां पर चॉइस है आपके पास में, आप इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में जा सकते हो। तो ये जो सवाल है वो कहां से आया है, ये आया है आपका कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारी थीम नंबर 11 है, शायद उसमें से सवाल जो है आपका पूछा गया है। कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड का जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके बाद में आपका थर्ड वाला आता है, रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड part in moving people to action, explain the statement in the context of revolt of 1857। अब रेबल्स एंड द राज वाला जो चैप्टर है, ये सवाल वहां से उठा के पूछा गया है कि रूमर्स और प्रोफेसीज जो हैं इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था लोगों को एक्शन में लाने के लिए। रिवोल्ट ऑफ 1857 को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। बाकायदा पूरा का पूरा एक मैंने लेक्चर जो है इसके ऊपर डाला है, उसका नाम भी रूमर्स एंड प्रोफेसीज वगैरह रखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है अभी भी, फिर अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि जाके उसको देखें, उसके बाद में बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट बन जाएंगे एंड आप उसके बाद फिर इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से देने की स्थिति में होंगे। तो इसका आंसर कैसे करना है वो तो बात की बात है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर फिर यहां पर भी आपके पास कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, आपको इसको करना ही पड़ेगा। ये हो गया। एंड व्हाई हैव मेनी स्कॉलर्स रिटन द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधी जी फाइनेस्ट आवर। अब गांधी जी का जो गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट करके जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, जो थीम 13 है, उसमें से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि व्हाई हैव मेनी स्कॉलर्स रिटन दैट द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस एज बीइंग गांधी जी फाइनेस्ट आवर। इंडिपेंडेंस के बाद के कुछ महीने गांधी जी के फाइनेस्ट आवर हैं, ऐसा कुछ लोगों ने क्यों कहा है। अब अपने को यह चीज एक्सप्लेन करनी है। ये भी जो सवाल आया 3 नंबर में आया और ये क्वेश्चन जो है गांधी जी वाले चैप्टर से आया। तो इस तरीके से आपके ये 4 सवाल हैं, एक सवाल में आपको इंटरनल चॉइस दे दी और 3 सवाल आपके पास में आपको करने ही पड़ेंगे, इससे आप बच नहीं सकते। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ध्यान से देखिए, एक सवाल जो है वो आपके आखिरी चैप्टर से आया है, थीम नंबर 15 से। एक सवाल जो है वो आपका जो सेकंड चैप्टर है टर्म 2 का, वहां से पूछा गया है, उसमें आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। एक सवाल जो है वो उसके बाद वाले चैप्टर से पूछा गया है और एक सवाल उसके बाद वाले चैप्टर से पूछा गया। मतलब हम लोग यहां पर मानकर चल सकते हैं कि हमें जो 4 सवाल मिलने हैं देखने के लिए, वो 4 अलग अलग थीम से या 4 अलग अलग यूनिट से मिलने वाले हैं। आप लोगों ने इस बात को नोटिस नहीं किया होगा तो मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पहला जो सवाल आया है वो एक अलग चैप्टर से है, वो हमारा जो आखिरी यूनिट है टर्म 2 का, उससे पूछा गया है। ये वाला जो सवाल आया है वो हमारा जो सेकंड यूनिट है टर्म 2 का, वहां से पूछा गया है, इसमें इंटरनल चॉइस दे दिया। ये वाला उसके बाद वाले से और ये वाला उसके बाद वाले से, मतलब 4 सवाल या फिर फॉर दैट मैटर सेकंड वाले के दोनों को जोड़ लें तो 5 सवाल ये जो पूछे गए हैं, ये
इन दोनों को एक चैप्टर से पूछा गया है और ये जो बचे हुए 3 सवाल हैं इनको एक अलग अलग चैप्टर से पूछा गया है। तो चारों सवाल जो हैं जो आपको करने हैं वो 4 अलग अलग यूनिट से आने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके ये जो 4 सवाल हैं जिनमें हर एक सवाल को करने के आपको 3 नंबर मिलने हैं और कुल मिला के आपको 12 नंबर इसमें मिलेंगे। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सारे ये हर एक अलग अलग यूनिट से आने वाले हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। मतलब आपको सारी यूनिट्स पढ़नी है, आपको यूनिट छोड़कर नहीं जा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 1 या 2 यूनिट पढ़कर चले गए और आप उम्मीद कर रहे हो कि इन्हीं में से सारा का सारा पेपर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको यूनिट्स पढ़कर पूरी जाना पड़ेंगी और फिर यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स का रोल आता है कि आपको पढ़ने की अपने आप में ज़रूरत नहीं है, लेक्चर्स वगैरह पूरे अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर देखिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की या किसी और स्रोत की ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप जो जवाब है ज़्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली जो है उन लेक्चर्स को देखकर दे पाएंगे। चले, तो ये होगा शॉर्ट आंसर टाइप की बात। अब आ जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप में आपके जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है 6-6 नंबर का है। तो कुल मिला के आपके 18 नंबर जो है ये यहां पर दाव पे लगे हुए हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से सवाल हैं। पहला, Describe the role of any 6 prominent leaders of northern India who fought against the British in the revolt of 1857। अब ये जो क्वेश्चन है ये आ गया आपका रेबल्स एंड द राज से, कि हमें कोई भी ऐसे जो 6 प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं आपका नॉर्थ के इलाके में जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में लड़ाई लड़ी थी, आप उनके रोल को एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा जी, सेकंड आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट was genuinely a mass movement bringing it into its ambit hundreds of thousands of ordinary Indians। Elucidate the statement with suitable examples। और गांधी जी had mobilized the wider discontent against the British rule in the salt सत्याग्रह। Elucidate the statement with a suitable examples। ठीक है जी, तो यहां पर अब फिर से आपका जो क्वेश्चन आ गया वो गांधी जी एंड द नेशनल मूवमेंट से आ गया, उसमें आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल गई, मगर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको इसमें करना पड़ेगा। तीसरा, अबुल फजल डिस्क्राइब the idea of Sule-Kul, absolute peace, as the cornerstone of Akbar enlightened rule। Support the statement with few examples। अबुल फजल ने जो अकबर का रूल था उसमें सूले-कुल की जो पॉलिसी थी इसको कॉर्नर स्टोन के तौर पर बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर बताया था। आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कुछ एग्जांपल्स वगैरह की मदद से एक्सप्लेन करना है। अब जिन जिन बच्चों ने ये चैप्टर्स मेरे देखे हैं, मैंने बकायदा ये सूले-कुल और बाकी सारी चीजों के ऊपर जो स्टेट पॉलिसीज चल रही थी अकबर की, इसके ऊपर डिटेल में एक लेक्चर बना के डाला था और हम लोगों ने लगभग 30-40 मिनट के अंदर अंदर उस लेक्चर में इन सारी चीजों को, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा था। तो जिन बच्चों ने देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर भी हम लोग इस पर बात करेंगे, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बता रहा हूं, वो लेक्चर आप जाके देखिए, उसका जवाब आपसे देते बनेगा। और उसके और में आपसे पूछा गया है, द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वर डिस्क्राइब्ड एज बुकेट of flowers held together by loyalty to the emperor। Justify the statement with suitable examples। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपके जो ऑफिसर्स ऑफ द मुगल एम्पायर करके जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इसको पूरा डिटेल में देखा था। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर्स थे वहां, आपके ऑफिसर्स का पूरा जो कैडर था मुगल एम्पायर का, इसको आपने एक बुके की तरह बांधा है जिसमें सारे फूलों को आपने अकबर के प्रति जो लॉयल्टी है उससे बांध रखा है। इस स्टेटमेंट को सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ में जस्टिफाई करिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात ये मिल रही है कि 6 नंबर के 2 सवालों में आपको इंटरनल चॉइस मिल गई, मगर ये तीनों सवाल फिर से वही बात जो मैं पहले बोल रहा था, यहां पर फिर वो निकल कर आती है, तीनों अलग अलग यूनिट से आते हैं। ये आपका रेबल्स एंड द राज से पूछा गया है, दूसरा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट से निकल कर आया है, और ये वाला जो सवाल है ये आपका आया है क्रॉनिकल्स वगैरह से, जो मुगल क्रॉनिकल्स वगैरह हैं उनसे पूछा गया। तो ये यहां पे फिर से आपकी 3 अलग अलग यूनिट्स और उनसे आपके सवाल पूछे गए। तो फिर यहां पर आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि एक ही यूनिट से तीनों सवाल आ जाएं या एक ही यूनिट से 6-6 नंबर के 2 सवाल आपको करने को मिल जाएं। इतना फिर यहां पर तय हो गया है कि जो तीनों सवाल रहने वाले हैं ये अलग रहने वाले हैं। तो इसके पहले वाले में भी ये बात क्लियर हो रही है कि जो 4 सवाल आपके आने हैं ये अलग अलग आपके जो चैप्टर्स हैं उनसे पूछे जाएंगे। यहां पर जो 3 सवाल आने वाले हैं वो भी आपके अलग अलग चैप्टर से पूछे जाएंगे। इंटरनल चॉइस यहां पर आपको सेकंड क्वेश्चन में देखने को मिलेगी और यहां पर आपको 6th और 7th क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है 5वें में आपको इंटरनल चॉइस दे दें, 7वें में ना दें, 6वें में दे दें, इस तरीके से, या फिर 5वें में दे दें, 6वें में ना दें, 7वें में दे दें, जो भी हो, मगर आपको कुल मिला के इस तरीके से अगर इंटरनल चॉइस भी मिलती है तो मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन में 2 सवालों में से जो एक आपको जवाब देना है वो एक पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा जाएगा, मगर एज सच अलग अलग सवाल आपके अलग अलग चैप्टर से आने वाले हैं, तो आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी पे।
सेक्शन सी में आपको जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया 2 सवाल पूछे जाएंगे और एक एक सवाल जो है 4-4 नंबर का रहने वाला है। तो सेक्शन सी जो है इसमें आपको 8 नंबर मिलेंगे। मेरी सलाह रहेगी आप लोगों को कि अगर आप लोग हो सके तो क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी से शुरू करिएगा, क्योंकि सेक्शन सी कंपैरेटिवली आपको बहुत आसानी से नंबर दे देगा और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। अगर आप पहले इसके 2 सेक्शंस कर इस पर आते हैं तो मेरे हिसाब से तब तक काफी एनर्जी वगैरह लग जाएगी, तब तक काफी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो फोकस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है बच्चों को कि अगर हो सके तो आप सेक्शन सी पहले कर दीजिए। वजह यह है आपको अगर सेक्शन ए में 4-4 नंबर के सवाल वगैरह हैं तो 3-3 नंबर के सवाल वगैरह हैं और 4 सवाल करने हैं, तो कुल मिला के आपको 12 नंबर वहां से मिल रहे हैं 4 सवाल करने के। यहां पर आपको सवाल भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक पैराग्राफ दिया गया है वो पढ़ना है और उसके ऊपर क्वेश्चंस का आंसर करना है और आपको 8 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है मेरी सलाह है, आप लोगों की अपनी मर्जी आप कैसे करना चाहते हैं, बट अगर हो सके पेपर जो है आपने सेक्शन सी से शुरू करना है। सेक्शन सी केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको 2 खत्म करना है। आप कहने की जरूरत नहीं है कि जो 2 पैराग्राफ आने वाले हैं ये 2 अलग अलग चैप्टर से आने वाले हैं। द गुड थिंग इज कि आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ के ऊपर फिर आप इस सवाल को कर सकते हो। तो अभी पैराग्राफ तो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मगर सिर्फ बताने के लिए कि इस तरीके से आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया। अब ये जो पैराग्राफ है ये आपका थीम नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल से पूछा गया है। आपका जो मुगल एम्परर का जो या मुगल एम्पायर का जो कोर्ट चलता था उस पर्टिकुलर चैप्टर से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पूछा गया। द फ्लाइट ऑफ द रिटर्न वर्ड इसकी हेडिंग है और अबुल फजल के वर्ड्स वगैरह कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके ऊपर फिर इन लोगों ने आपसे 3 सवाल पूछे हैं। अब इसमें जो 2 सवाल हैं वो तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। जब हम लोग करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप पढ़कर जो है उसका जवाब दे सकते हो। तीसरे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा गया, इसमें थोड़ा सा आपको लिखकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली आसान सवाल है, आसानी से आपको ये 4 नंबर में से कम 2-3 नंबर जो है दे देगा। 2 सवाल तो फैक्चुअल हैं, तो सीधे सीधे जो हैं आप इनके जवाब 2-2 लाइनों में लिखकर 1-1 नंबर हासिल कर सकते हैं। और ये 2 नंबर का जो सवाल है थोड़ा सा फैक्चुअल है, 3-4 लाइनों में मैक्स टू मैक्स 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दीजिए, यहां से भी आपको 1-1.5 नंबर 2 नंबर तक वो आपको दे देंगे। तो पहला पैराग्राफ इस तरीके से है, एक सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, एक आपको केस या फिर एक पैराग्राफ है पढ़ना है और उसके ऊपर फिर आपको जवाब देना है। चले इसी तरीके से फिर सेकंड वाला पैराग्राफ आया है। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया ये पूछा गया फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से। एक बात मैंने नोटिस करी है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से काफी सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो एक सलाह मेरी ये भी रहेगी कि फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है उसको तरजीह दीजिए, उसको पहले आप लोग पढ़ के खत्म कर लीजिए। ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे नहीं आ सकते, बट एक गट फीलिंग सी आ रही है कि शायद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से आपको अलग अलग सेक्शंस में काफी सवाल देखने को मिलने वाले हैं। चले तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर फिर आपसे उसी तरीके से सवाल पूछे गए 1-1-2, यानी कि जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलने वाला है वो कैसे टूटेगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 1 नंबर मिलने वाला है, उसमें एक क्वेश्चन है जिसका 1 नंबर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिसका 1 नंबर है और एक क्वेश्चन है जिसके 2 नंबर है। तो यहां पर अपने को इस बात को ध्यान रखना है, ये जो 2 क्वेश्चन है ये फिर फैक्ट बेस्ड है। आपने पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद खड़ाक से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, 1-1, 2-2 लाइनों में लिखकर आप खत्म करिए, इससे ज्यादा नहीं। ये 2 नंबर का सवाल है, ये इसको जो है फिर हमको यहां पर 2-3 मैक्स टू मैक्स 4-5 लाइनों के अंदर अंदर आपको लिखकर इसको खत्म करना है। 4 लाइनें बहुत हैं, 5वीं लाइन तक अगर हो सके तो नहीं जाइएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, कैसे इनको सॉल्व करना है उसके बारे में बात करते हैं, मगर फिलहाल सिर्फ बताने के लिए कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का है, इसलिए भी फिलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो ये जो है अभी अपनी परिस्थिति है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से अपने को देखना है। अगला देखते हैं। अगला आता है सेक्शन डी, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। अब अपने को यहां पर मैप के ऊपर जो है सवाल वगैरह पूछे गए हैं। अच्छी बात यह है कि यहां पर ये जो सवाल वगैरह आएंगे इसमें आपको थोड़ा सा इंटरनल चॉइसेस वगैरह देखने को मिलेंगी। पहला क्वेश्चन, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल। आपको एक मैप दिया जाएगा, पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूं। इस तरीके से आपको एक मैप पूरा का पूरा दिया जाएगा। इस मैप के ऊपर आपने क्या करना है, आपने लोकेट करना है और लेबल करनी है वो सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं। पहले क्वेश्चन में आपको चॉइस है, द प्लेस वेयर गांधी जी विड्रू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या तो आप वो बता दीजिए, या फिर द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण वगैरह आपको प्लॉट करना है बिहार में, या तो वो बता दीजिए। दोनों में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया। दूसरा, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया
A place related to centers of revolt of 1857 is marked as A. Identify it and write its name on the line drawn near them. अब इसी मैप के ऊपर जिसमें आपको इन दोनों में से कोई एक चीज करनी है, या तो आपको वो जगह प्लॉट करनी है जहां से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था, या फिर अगर वो नहीं करना चाहते तो आपका जो सत्याग्रह शुरू किया था इंडिगो प्लांटर्स के लिए वो कहां पर किया था, आपको वो बताना है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दोनों में से कोई एक जो है आपको इस पर्टिकुलर मैप के ऊपर प्लॉट करना है। अब इसी मैप के ऊपर जो सेकंड सवाल है उसमें यह है कि आपको ये जगह बताई गई है, यहां पे बड़ा सा एरो लगाकर यहां ए बना के एक जगह जो है बताई गई है। अब आपको यह बोला गया है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है यहां पर ये उससे रिलेटेड जगह है, उसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से एक है। अब आपने क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेंटर का नाम आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर सेंटर का नाम क्या है। इस तरीके से जो है आपको ये जो पर्टिकुलर आपका जगह है इसका नाम भी उसी मैप के ऊपर बनाना है। इस तरीके से आपके दो क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ऑफ विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो बच्चे जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो थोड़ा सा चैलेंज हैं, या फिर जो अपने दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए ये जो क्वेश्चन डाला गया है मैप वाला, उसके ऑप्शन में चॉइस दी गई है। तो खैर ये हमारे लिए काम का नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। नेम एनी टू कैपिटल सिटीज ऑफ मौर्य एम्पायर, नेम एनी टू कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल एम्पायर और मेंशन एनी टू प्लेसेस रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन है। हमारा जो है इंपॉर्टेंट कंसर्न यहीं तक रहता है, मैप वगैरह के ऊपर आपको क्वेश्चन वगैरह इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ये आपके क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है और इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। यहां से 3-4 बातें जो बड़ी निकल कर आती हैं, जो 3-4 बातें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, वो ये रहती हैं कि सबसे पहले आपको पांचों यूनिट जो हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, आप एक भी यूनिट छोड़कर नहीं जा सकते। दूसरा जो बात यहां से निकल कर आती है वो ये है, इंटरनल चॉइसेस भी अगर आपको देखने को मिली, अगर एक सवाल में इंटरनल चॉइस आ रही है तो वो दोनों सवाल एक ही चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ये दूसरी बात हम लोगों को पकड़ने को मिली है यहां से, ठीक है। तीसरी चीज जो हम लोगों ने सीखी है या फिर जो हमको समझ में आई है वो ये है कि अगर आप हमारा जो पेपर हमें यहां से शुरू करना है, मोस्ट प्रोबेबली अगर हो सके तो आप सेक्शन सी से शुरू करिए, इसमें आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। एक पैराग्राफ, अगर आप कुछ पढ़ा भी नहीं है तो भी बता रहा हूं, पैराग्राफ पढ़ोगे, पैराग्राफ के बेसिस पर सवाल पूछे गए, 2 सवाल तो एकदम फैक्चुअल है, आसानी से बन जाएंगे, और उसके बाद का जो सवाल है वो फैक्चुअल नहीं है। उस पर्टिकुलर सवाल को फिर आपने पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना है, बट वो भी पैराग्राफ के बेसिस पर ही देना है तो वो बन जाएगा। मैप वाले क्वेश्चन के लिए आपको अच्छा थॉरो नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे आने वाले अपने सब्सिक्वेंट सैंपल पेपर्स वगैरह जब हम लोग लगाएंगे तब, मगर इतना यहां से क्लियर है कि आपको थोड़ा सा एक तो मैप्स वगैरह और का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह जो है जो डिस्क्रिप्शन में आ रही हैं हमारे चैप्टर्स में वो कहां पर है, और दूसरा ये कि आपको ये सारे चैप्टर्स वगैरह पढ़ते वक्त किन किन जगहों का जिक्र आया उसके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम भावनाओं में ना बहें, हमें टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कितने कितने वर्ड्स में अपने आप को कन्फाइंड रखना है, कितने कितने वर्ड्स में हमको इन क्वेश्चंस को जो है कन्फाइन करके लिखना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत रेलेवेंट बात है। जो बच्चा टाइम लिमिट का ध्यान नहीं रखेगा, जो वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखेगा, उसको नुकसान होना है। आपने हार्ड वर्क करना ही करना है, नो डाउट अबाउट दैट, बट आपने स्मार्ट प्ले करना है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू टेक इनटू योर कंसिडरेशन। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखकर चलनी है, इतनी चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है। तो ये जो है ओवरऑल हमारे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर हमको देखने को मिलने वाला है। पहला सेक्शन में आपके 3 नंबर के 4 सवाल देखने को मिलने वाले हैं। कहने की जरूरत नहीं है, चारों सवाल अलग अलग यूनिट से आने वाले हैं। किसी एक या 2 सवाल में इंटरनल आपको चॉइस मिल जाएगी, बट चारों करना पड़ेंगे। इसके बाद वाला सेक्शन 3 सवाल, तीनों हर एक सवाल 6-6 नंबर का, कुल मिला के यहां पे 18 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पे भी जो 3 सवाल हैं इनमें अगर आपको कहीं पे अगर इंटरनल चॉइस मिल जाए तो मिल जाए, मगर तीनों सवाल कंपलसरी हैं। उसके बाद में फिर आपके 2 पैराग्राफ्स हैं, 4-4 नंबर के हैं, वो आपके 8 नंबर के हो गए। और उसके बाद में मैप के ऊपर एक सवाल आएगा, वो 2 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से आपको कुल मिला के कुल मिला के आपका ये इस तरीके से 40 नंबर का पेपर बनके तैयार हो रहा है, और 2 घंटों के अंदर अंदर इसको करके खत्म करना है। तो ज्यादा कुछ इसमें परेशान होने वाली बात है ही नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स में सारे के सारे लेक्चर्स आपको करवाए गए हैं। सारे के सारे लेक्चर्स वगैरह देखने के बाद एनसीईआरटी भी आज सच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं गारंटी देने को तैयार हूं इस बात के लिए। और हमारे बच्चे जो हैं, जो साथ में जुड़े हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, जो मुझसे पढ़ते हैं, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं, वो इस बात को बाकायदा इसकी टेस्टिमनी कर सकते हैं कि जो लेक्चर्स हम लोगों ने देखे हैं, जो लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व
सॉल्व करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं रहेगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बहुत केक वॉक जैसा जो है क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है इस पर्टिकुलर सेशन में, हम लोगों ने सीबीएसई के द्वारा जो टर्म 2 का हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हमें दिया गया उसका एनालिसिस कर हम लोगों ने खत्म किया। हम लोगों ने ये देखा है इस पर्टिकुलर सेशन में कि किस तरीके का हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है टर्म 2 का, उसकी कैसी बॉडी रहेगी, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की मार्किंग की स्कीम क्या रहेगी, इंटरनल चॉइस है या नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आने हैं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से करना है, कौन सा क्वेश्चन जो है पहले अटेम्प्ट करना है, सारी बातों को हम लोगों ने कर खत्म किया। और साथ ही साथ हमने ये देखा है कि किस पर्टिकुलर यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर ये बात समझिए कि आपको जनरली क्वेश्चंस वगैरह में इंटरनल चॉइस में एक यूनिट से सवाल मिल जाएंगे, मगर अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग यूनिट से पूछे जा रहे हैं। सारी बातचीत हम लोगों ने कर जो है हमारी खत्म करी है। अब मैं आप लोगों ने भी जो है सीबीएसई के जो सैंपल पेपर हैं डाउनलोड किए होंगे और हम लोगों ने भी यहाँ पर डिस्कस किया है। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सैंपल पेपर को देखें, इस सैंपल पेपर को सॉल्व करें, इसको एनालिसिस करें और इसके बाद में जो इसका अगला सेशन रहने वाला है फिर उसमें हम लोग ये डिस्कस करते हुए चलेंगे कि आप लोगों ने एक्चुअल में इस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम लोगों को किस तरीके कितना जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट तक से स्टिक करना चाहिए, कितना जो है उससे डिविएट करना चाहिए, हमें अपना जो एक स्टाइल ऑफ आंसर राइटिंग है उसको किस तरीके से रखना चाहिए। ये सारी बातचीत जो है हम लोग इसके बाद वाले सेशन में करेंगे। इसका जो अगला सेशन आएगा उसमें हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस तो हमने पूरा करके खत्म कर ही दिया। इसका आंसर राइटिंग सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो उन लोगों ने दिया है और हमें उससे कितना स्टिक करना है या कितना जो है हम लोग उससे डेविएट करें, वो सारी बातें देखेंगे और किस तरीके से हमको आंसर्स लिखने हैं ये सब भी हम लोग उसमें देखकर खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के पहले पहले आप लोगों का काम यह है भाई आप लोग जो है ये सैंपल पेपर डाउनलोड कर लें। नहीं भी करना चाहते हैं तो ये वीडियोस वगैरह में आपको सारे सवाल तो दिखाई दी गए, इनको देखें, एक बार इनको लिखकर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। वो बच्चे जिन्होंने अब तक अभी पूरा सिलेबस नहीं देखा है कम से कम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आपके जो इंडिविजुअल टॉपिक्स के लेक्चर्स वगैरह डले हुए हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर, वहां पर जाके आप देखें, उसके बाद में आप इनको अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। जिन्होंने अभी तक सिलेबस किसी वजह से नहीं पढ़ा है कम से कम आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह उनको देखें। जिन्होंने पढ़ रखा है उन एक बार अच्छे से रिवाइज करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोग मिलते हैं और एनालिसिस वगैरह करेंगे। हम लोग ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका हमारा कितना डेविएशन है और हमें किस तरीके से लिखना है, तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और आंसर राइटिंग जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें किस तरीके से की जानी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे, बट वो सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक इतना काम कर पढ़ लिख कर थोड़ा सा इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर आइए और उसके बाद में हम अपनी बातचीत का ताना बाना यहीं से आगे बढ़ाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अपना बहुत ख्याल रखें, मेहनत करें और इत्मीनान से ईमानदारी के साथ में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके इसके एनालिसिस का, इसके जो आंसर राइटिंग की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसका वीडियो ज़रूर और ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू।